बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस शुरू होने वाले हफ्ते का भी एक अच्छा सा आगाज़ आप कर चुके हैं। आज हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया, 9 से 10 और 10 से 11, दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम अपने मेहमानों के साथ इस प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े इवेंट के हवाले से जो शहर कराची में मुनक़िद होने वाला है। 24, 25 और 26 जून को पूरे पाकिस्तान से रियल एस्टेट सेक्टर से लोग जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं कराची। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से एक नुमाइश जो है वो होने वाली है जिसका नाम है तामीर एक्सपो। और इस रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से ये जो एक नुमाइश है इसमें रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो जुड़ी हुई जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी सारी एक छत के नीचे इन्हें इकट्ठे करने का प्लान है। और बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो मतलब अभी शुरू हुए हैं या जो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र लिए हुए हैं वो सारे जो हैं यहाँ पे आपको तामीर एक्सपो में 24, 25 और 26 जून को देखने को मिलेंगे। और इसी हवाले से आज मेरे साथ स्टूडियो में एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, जनाब हारून रशीद, जो कि CEO हैं लेगेसी एस्टेट एंड बिल्डर्स के। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। ये मुझे बताइए कि ये जो तामीर एक्सपो हो रहा है ये एक रियल एस्टेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो एक कितना बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है? ये यकीनन एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस वक्त जो है क्या कहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है क्या कहते हैं आपकी जिस तरीके से लास्ट 2 ईयर से रिवाइवल पर है अपने और कंटिन्यूस आपकी मुल्क की मईशत में भी बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही है, क्योंकि छोटे मोटे कोई 52 सेक्टर मिलकर जो है क्या कहते हैं पूरी एक इंडस्ट्री, एक आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें डिफरेंट 52 इंडस्ट्रीज़ अपना जो है क्या कहते हैं एक रोल अदा करती हैं। और यकीनन तामीर एक्सपो ने ये जो स्टेप लिया है इसमें उसने उन तमाम इंडस्ट्रीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे जो है क्या कहते हैं इनवाइट किया है। इसमें लोगों को डिफरेंट लोगों तक डायरेक्टली रीच करने का एक मौका मिल जाता है और वो बेहद जो है क्या कहते हैं डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन सब पे जो है क्या कहते हैं एक अच्छे से अच्छी ऑफ़र वो अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिस इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं या इससे मुख्तलिफ किसी जुड़ी हुई किसी इंडस्ट्री से हैं या वो ख़रीदार हैं, तो यहाँ पे आपको लगता है कि सबको मतलब फ़ायदा ही होगा यहाँ पे आके? डेफिनेटली जहाँ पर जो है क्या कहते हैं एक से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन तो ऑलरेडी आ जाता है। और तामीर एक्सपो में जो है क्या कहते हैं काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ से जो है बिल्डर्स भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं और इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पेंट्स वाली इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं, सप्लायर्स डिफरेंट मटेरियल्स के वो भी आ रहे हैं। तो एवरीबडी विल ट्राई कि वो जो है क्या कहते हैं बेस्ट से बेस्ट एक जो है क्या कहते हैं अवेलेबिलिटीज और प्राइसेस वो लोगों को ऑफर करें ताकि जो है क्या कहते हैं वो मार्केट को ग्रैब कर सकें। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे वैसे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स जो यहाँ मिल रहे होंगे वो कराची के होंगे? डेफिनेटली कराची एक आपका बड़ा शहर है और एक चीज़ कराची का ही इवेंट है एक तरह से। तो कराची में इस वक्त जितने बड़े बिल्डर्स हैं वो तो इसका हिस्सा हैं और जितने हमारे दोस्त अहबाब और हल्का अहबाब में लोग हैं वो सब यकीनन जो इस शोबे से वाबस्ता हैं उन सब ने जो है कहते हैं इसमें अपना हिस्सा डाला है। और वो सब लोग अपने मुनफरिद प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी कर चुके हैं या बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह ही यहाँ पर आकर करने वाले हैं। अच्छा, कुछ बिल्डर्स और कुछ अपना रियल एस्टेट के हवाले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बड़ी अच्छी साख है, बड़े मुस्तनिद लोग हैं, एक तो उनका यहाँ पे होना बड़ी अच्छी बात है, मगर क्या ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं जिन्होंने अभी ट्रस्ट गेन करना है? क्या मतलब आवाम को पैसा जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए कोई मतलब तामीर एक्सपो की ऐसी श्योरिटी दे रहा है कि आप यहाँ पे आके जो भी ख़रीदारी करेंगे ये सारे ऑथेंटिक लोग हैं? सर डेफिनेटली तामीर एक्सपो ने अगर जो है अपना प्लेटफॉर्म किसी को दिया है, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ देखने के बाद दिए कि हाँ जी इनकी मार्केट में क्या साख है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो है क्या कहते हैं पहले से मार्केट में काम नहीं कर रहा है।
ग़ालिबन यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो 4-5 साल या उससे जो हम बड़े बिल्डर्स की बात करें वो 10-15-20 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं। 4-5 साल में अगर हम देखें जो लास्ट आपके शहर में जो एक बड़ा हिस्सा डाला है बहरिया टाउन कराची ने, उसके हवाले से देखें तो बहरिया टाउन कराची के बहुत ज़्यादा डीलर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जो पिछले 5-6 सालों में जो है एक नई जनरेशन, एक न्यू होप के साथ इस शहर में काम कर रहे हैं और यकीनन सब के सब पुरएतमाद लोग हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी में वैसे क्योंकि आप इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पे आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो है मुल्क की और माशी सूरत हाल, डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, दूसरी तरफ क्या रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना ये अच्छा टाइम है? सर, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि सब बहुत अच्छा टाइम है। एक आदमी जिसका जो है कि कहते हैं 1 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में रखा हुआ है और डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, तो वो करोड़ खुद ब खुद कम होकर 90 लाख और 95 लाख रुपए रह जाता है 1 महीने बाद। लेकिन यही पैसा अगर आप प्रॉपर्टी में इस वक्त इन्वेस्ट कर देते हैं तो प्रॉपर्टी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली फॉर अ टाइम बीइंग 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स आपका टाइम लेगी, लेकिन आफ्टर दैट वो आपका करोड़ नहीं रहेगा, वो यकीनन 1.5 1.10 ज़रूर हो जाएगा। तो जो रुपए की कदर गिर रही है वो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके काफ़ी हद तक सेव कर सकता है। कुछ दिन पहले वो एक साहब बता रहे थे कि हमारे को जानने वाले हैं, उन्होंने अपना प्लॉट बेच दिया कि हम 3 बच्चे हैं, उन्होंने गाड़ियाँ लेनी है, वो 30 लाख रुपए का प्लॉट बेच दिया। आज उनकी गाड़ियाँ चलती भी नहीं होंगी वो वाली, मगर वो जो प्लॉट बेचा था ना वो कोई 20-25 करोड़ का हो चुका है। डेफिनेटली पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब जो कहते हैं गाड़ियाँ कम चल रही हैं। अच्छा, सही हो गया। तो एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से हम बात करें कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और आपकी मतलब जो कंपनी है वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स इस एक्सपो में, इस नुमाइश में जो है वो ऑफ़र करने जा रही है। तो दोस्तों, छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं तामीर एक्सपो के बारे में, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत सारी खुशखबरियों के साथ कराची एक्सपो सेंटर में एक नुमाइश लगने जा रही है। और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हारून रशीद साहब, जो कि CEO है लेगेसी एस्टेट्स एंड बिल्डर के। तो हारून रशीद साहब, वक्फे से पहले जनरली इस बारे में बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कितना मुनासिब है। तो मतलब जिस कदर महंगाई हो चुकी है, तो मुझे और जो नाजरीन है हमें ये बताइए क्या वो लोग भी रियल एस्टेट सेक्टर से कुछ अर्निंग कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं है, ठीक है? तो क्या जो लाखों में जिनके पास पैसे हैं वो भी कुछ ख़रीदारी करके और अपने उन पैसों को रोल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम बहरिया में पिछले 5.5-6 साल से काम कर रहे हैं। ओके। बहरिया टाउन कराची की कीमतों को अगर आप देखें तो वो आपके शहर से आज भी बहुत मुख्तलिफ हैं, जबकि वहाँ की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपके पूरे शहर से बहुत हद तक जो है आला दर्जे का है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ जो है कि कहते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त जो प्रॉपर्टी है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। प्राइवेट बिल्डर्स जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो है कि कहते हैं ऑफ़र कर रहे हैं वो सब की सब जो है कि कहते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है और इंस्टॉलमेंट इंतहाई आसान है। तो ये बिल्कुल सिक्योर है? डेफिनेटली। अच्छा, कंप्लीट सिक्योर। यहाँ पे आपको लाइफ की हर फैसिलिटी जो है कि कहते हैं जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं वो सब आपको वहाँ पे हासिल है। ओके। तो मतलब फिर भी अगर कोई प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स पे भी मौजूद है तो एक औसतन मतलब क्या कितना पैसा होना चाहिए जो शुरू में एडवांस पे और बाद में किस्तों की शक्ल में जो हमें अदा करना होता है? कुछ ऐसे रफली एक आइडिया सा जनरल जो मॉडल है उसका। आप अगर विला बुक कराना चाह रहे हैं अपने लिए एक 80 गज का, तो आप 5 लाख रुपए से भी बुक करवा सकते हैं। आपका अपनी ज़मीन, आपकी अपनी छत, जो कि आपको शहर कराची में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 1 मिनट जी। विला मतलब एक घर जो है? एक घर। हाँ ठीक है, छोटा घर। छोटा
80 गज का कह रहे हैं? 80 गज का घर। 80 गज का घर तकरीबन ये होता है कोई 3 मरले के करीब, 3 मरले से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है जी गालिबन ऐसा। हाँ, तो उसको वो घर जो है वो 5 लाख रुपया एडवांस पे आप घर के मालिक बन जाते हैं, किस्तें आप अदा करते जाते हैं। बेशक ऐसा ही है। किस्त कितनी होगी? किस्त भी कोई 4-5 लाख होती होगी? नहीं यकीनन केस जो है क्या कहते हैं 5 लाख नहीं होती, फिर केस जो है क्या कहते हैं कम होती है। और इसमें हम जो हमारा क्लाइंट होता है यानी 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये किस्त में जो है ना वो आप 50,000 औसतन एक किस्त रख लें, उसमें वो जो है क्या कहते हैं बिल्कुल आराम से आप आसानी से अदा कर सकते हैं। हम उसमें क्लाइंट्स को फैसिलिटेट इतना करते हैं कि जी वो अपने हिसाब से अपना पेमेंट प्लान दे दें कि उनको किस तरीके से अपना घर बनाने की आसानी है। और ये 5 साल का पूरा प्लान होता है? 3 साल में भी देते हैं, 3 5 साल में भी देते 5 हैं, साल लोगों में। की मर्जी है, वो अपने हिसाब से पेमेंट प्लान। देखिए जिस रिहायशी चीज़ तो इंसान उसी हिसाब से बुक करवाता है जब उसने शिफ्ट होना होता है। हर किसी का अपना प्लान होता है, कोई 2 साल में भी जाते हैं, कोई 5 साल में भी जाते हैं, इस तरीके से। तो वैसे ये तो इंस्टॉलमेंट्स पे आपने बताया, वैसे उस विला की कीमत आज के दौर में क्या है? आज के दौर में अगर आप देखें तो वो विला जो है क्या कहते हैं औसतन 55 से 60 लाख रुपए का है। 55 से 60 लाख रुपए। और 3 साल बाद जब उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो उस वक्त मतलब उस जगह पे उस विला की कीमत क्या होगी सर? अंदाजे से, मतलब ऐसे ही अंदाजे से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो अपना 30% से 40% जो है क्या कहते हैं अप्रिशिएट कर चुका होगा। यानी कि 1 करोड़ रुपए का तो होगा वो? करोड़ नहीं भी हुआ तो 90 के लगभग तो होगा यकीन। 90 के लगभग होगा डेफिनेटली। अच्छा, किस्तें भी पूरी होगी और ऐसे पता भी भी नहीं बन गया। चला और आप एक 80 लाख 90 लाख के मालिक भी बन बन गए। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा, तो ये तो आपने बताया विला की, तो इसका तो अपार्टमेंट्स जो होते हैं वो तो इससे भी मेरा ख्याल है कम में मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाता है। अपार्टमेंट जो है क्या कहते हैं डिफरेंट साइजेस के, आपको जो 1 बेड का स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो अच्छा। स्टूडियो का एक कॉन्सेप्ट है, वो जो है क्या कहते हैं आपको 40-45 लाख रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और वो 1 भी बेड easy के इंस्टॉलमेंट्स में। ओके। और जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो हमने उसमें एक फैमिली अपार्टमेंट्स दिए हैं, 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, लाउंज और ड्राइंग्स के साथ। तो वो जो है क्या कहते हैं तकरीबन 7 मिलियन से स्टार्ट हैं और जो है क्या कहते हैं अराउंड 12 मिलियन इस तरीके से हम लोग दे रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। अच्छा, तो आप बेसिकली अपार्टमेंट्स में डील कर रहे हैं? अपार्टमेंट्स में भी और विलास की बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, विलास की बुकिंग भी कर रहे हैं, तो सारा काम आपका बहरिया टाउन में ही हो रहा है? बहरिया टाउन कराची के अंदर। कितने साल से आप बहरिया टाउन में काम कर रहे हैं? गालिबन 2016 से मैं बहरिया टाउन कराची में हूँ। 2016 से, तो तकरीबन 5-6 साल का जी, ये जो बिल्कुल। पूरा सफ़र है। तो इसमें आप बहरिया टाउन का जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो उसका एक मिजाज है, मूड है जो सारा, तो वो भी आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। वो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है या ये उसी तरह ही चलता है जिस तरह बाकी पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का हाल होता है? सर पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ है बहरिया टाउन कराची। बिल्कुल मुख्तलिफ है? बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे? तर्ज रिहाइश दुबई का दे रहा है तो फिर पाकिस्तान से तो आप उसको कंपेयर नहीं कर तो सकते। इसकी खरीदो फरोख्त और इसका जैसे कहते हैं मार्केट डाउन है जी आजकल, हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं, तो जब ओवरऑल मार्केट डाउन होती है तब भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कुछ, या इसका अलग एक डाउन होने का कोई होता है? डेफिनेटली जो आपकी इकोनॉमी है मुल्क की वो हर चीज़ को अफेक्ट तो करती है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची भी आपके मुल्क में ही है, बाहर नहीं है। तो जो चीज़ आपके मुल्क के अंदर है उसको अफेक्ट तो करेगी, बट स्टिल जितना बाहर जो है क्या कहते हैं चीज़ें अफेक्ट होती हैं, बहरिया टाउन कराची में उस तरह से अफेक्ट नहीं की जाती हैं। बहुत डिफरेंट इस वजह से भी रहता है शायद कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं अभी, तो प्राइवेट बिल्डर्स भी काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन ख़ुद भी जो है क्या कहते हैं डे बाय डे अपने इस प्रोजेक्ट को जो है क्या कहते हैं एक नई से नई चीज़ मुतारिफ़ करवा रहा है जिससे लोग जो है क्या कहते हैं मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, इंटरनेशनली मतलब जो ख़रीदार हैं रियल एस्टेट के, पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान में अपनी कोई जायदाद जो है वो बना सकें या कुछ ख़रीद सकें, तो उनके लिए भी क्या ये अच्छी ऑफ़र्स हैं बहरिया टाउन में अगर वो ख़रीदारी की करें कम पैसों में? सर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसके लिहाज से अगर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करूं, उनकी पहली जो चॉइस है वो बहरिया टाउन कराची है इस वक्त। अच्छा,
जी, उसकी 2-3 बहुत बड़ी वजूहात हैं, जिसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो बहरिया टाउन कराची जिस तरीके की डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कर रहा है, वो शहर कराची में कहीं और नहीं मिलेगा। ये बात सही है। दूसरी चीज़ हम बात करें, बहरिया टाउन खुद इंश्योर कर रहा है कि उनके पास लोगों के जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, चाहे वो प्लॉट की मद में हो, चाहे वो किसी विला की मद में हो या किसी अपार्टमेंट की मद में हो, उन सब की सिक्योरिटी बहरिया टाउन खुद कर रहा है। बहरिया टाउन में कभी भी इस तरीके के कोई मामलात नहीं होते जो हम अक्सर बाहर सुनते हैं कि जी प्लॉट पर कब्ज़ा हो गया या प्लॉट की जो है कि कहते हैं किसी और के नाम पर निकला, हमने किसी से गलत ये कर लिया। तो ये सब मामला बहरिया टाउन में नहीं है। बहरिया टाउन इन सब चीज़ों से बिल्कुल साफ़ एक प्रोजेक्ट है जिसमें सारी चीज़ें बहरिया टाउन की अपनी मैनेजमेंट देख रही है, जिसमें किसी भी तरह से जो है कि कहते हैं कोई इस तरह के काम का 1% भी होने का इम्कान ही नहीं है। सही। अच्छा, कुछ लोग जो बहरिया टाउन की तरफ नहीं जाना चाहते आज भी, वो उनका सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये होता है कि यार दूर बहुत है, वो कराची शहर से बहुत, मेरे को कोई शहर से 30 किलोमीटर दूर है शायद। शहर से आप देखें, अगर आप शहर की बात करते हैं, सुराबगोट तक तो शहर ही है वो, क्योंकि अब हम वहाँ पर रह रहे हैं इस वजह से हम कह सकते हैं। हाँ। वरना अगर हम पुराने शहर की बात करें तो वो तो ओल्ड सिटी एरिया ही है हमारा। हाँ, तो ओल्ड सिटी एरिया या आपका सदर और ये सब एरियाज़ हैं। हाँ। अब हम यहाँ पर रहते हुए हम बाकी चीज़ों को देखें तो हम तो शायद नॉर्थ वालों को भी कहेंगे कि बहुत दूर हैं, क्लिफ्टन वालों को भी कहेंगे बहुत दूर हैं। तो एक कोने से दूसरे कोने में वैसे ही 1 घंटा लगता है, कराची में 1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, तो हर कोई जो है कहते हैं अपने हिसाब से दिखता है कि वो कहाँ पर रह रहा है। अब अगर कोई बहरिया टाउन में रह रहा है तो वो कहेगा बहरिया टाउन सबसे करीब है। तो ऐसे तो नहीं कहते बहरिया टाउन में जो रह रहे हैं कि यार मैं कराची जा रहा हूँ, कोई सामान मंगवाना है तो बता दो। ये अक्सर सुनने में मिलता है। हाँ, मगर ये है कि हाईवे की वजह से और लियारी एक्सप्रेस की वजह से ये कुछ 45 मिनट 1 घंटे में ही मेरा ख्याल है ये पूरा सफ़र तय हो जाता है। जी, ये ज़रूर है कि लोगों के जहन में एक ये कॉन्सेप्ट आया था जी हमने हाईवे से जाना है। हाँ। हमने मोटरवे से होते हुए गुजरना है, तो हमारे वहाँ का एक जो ट्रैफिक है वो डिफरेंट है, लेकिन एक हैवी ट्रैफिक आपको वहाँ पर मिलता है जो कि शहर में आपको उसका सामना वैसे तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं जी शहर में इतना नहीं है। लेकिन इसके लिए भी आपकी सिंध गवर्नमेंट ने अभी एक लास्ट प्रोजेक्ट एक अनाउंस किया है, M10 मोटरवे, M10 मलिर एक्सप्रेस वे। ओके। मलिर एक्सप्रेस वे जो है क्या कहते हैं आपको फेस 8 एक्सटेंशन से कनेक्ट करेगा M9 मोटरवे से। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। टोटल आपका जो रास्ता है गालिबन वो मेरे ख्याल से 20 मिनट का रह जाएगा। आप डिफेंस से बहरिया 20-22 मिनट में पहुंचे होंगे। एक्सीलेंट, क्या बात है, ज़बरदस्त। दोस्तों एक वक्फा आ गया, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में जब दोबारा हाजिर होते हैं तो इसी हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। जनाब हारून रशीद साहब से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं तामीर एक्सपो के हवाले से, जो कि एक्सपो सेंटर कराची में 23, 24 और 25 और 26 जून को कराची एक्सपो सेंटर में हो रहा है तामीर एक्सपो। 3 रोज़ की ये नुमाइश है जिसमें मुतअद्दिद रहायशी मंसूबों के इफ्तिताह किए जा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जिनसे हम इस हवाले से मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। हारून भाई, वक्फे से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करना जो है वो मतलब कितना बेहतर है, और फिर आपने ये बताया कि छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ से जो है ना बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे तामीर एक्सपो में आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनके इफ्तिताह हो रहे हैं और अच्छी कीमतों पे, अच्छे दाम पे जो है वो आप चीज़ों की ख़रीदारी कर सकेंगे। आप किन प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं? मतलब आपकी जो कंपनी है लेगेसी एस्टेट एंड बिल्डर्स, आप मतलब रहायशी मंसूबे हैं आपके सारे, और किस बजट में हैं, आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं स्पेशली इस तामीर एक्सपो में, ज़रा इससे मुताल्लिक़ बताइएगा। लेगेसी स्ट्रीट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से हम जो है कि कहते हैं ऑलरेडी हमारा जो एक प्रोजेक्ट बहरिया में चल रहा है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, हम उसमें भी जो है कि कहते हैं कुछ अपार्टमेंट्स और शोरूम्स हैं वो हम लोगों को जो है कि कहते हैं इसमें ऑफ़र करेंगे। इसके अलावा हम एक इंटायरली न्यू प्रोजेक्ट जो है कि कहते हैं लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अली रेजिडेंसी के नाम से, और वो प्रोजेक्ट जो है कि कहते हैं जिसमें नीचे कमर्शियल शोरूम्स भी होंगे जो कि कारोबारी हजरात के लिए हैं,
और डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छी लोकेशंस के ऊपर हैं। ऑलमोस्ट 120 फीट वाइड एवेन्यू है और ऊपर जो है क्या कहते हैं उसके 10 मंजिला इमारत है जिस पे जो है क्या कहते हैं अपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट साइज़ के। हम 2 बेड लाउंज भी ऑफ़र करने जा रहे हैं उसमें और 3 बेड का अपार्टमेंट भी है। इसके अलावा हम ऊपर जो है क्या कहते हैं पेंट हाउसेस भी ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को। और ये मतलब एरियाज़ कौन से हैं आपके प्रोजेक्ट्स के? जो हमारा एक पहला प्रोजेक्ट है वो भी अली हाइट्स के नाम से है। जो अली हाइट्स है वो हमारा एवेन्यू 1 प्रीसिंक्ट 1 में ही लोकेटेड है कि मतलब आप गेट से बहरिया के बमुश्किल 4 मिनट का सफ़र है आपका। ठीक है, बमुश्किल 4 मिनट। ठीक है। और जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है वो लिबर्टी कमर्शियल के ऊपर है और ग्रैंड जामे मॉस्क के बिल्कुल करीब है। वो जो है कि कहते हैं आप गेट से गालिबन 10 मिनट रख लें। जी। और दोनों मंसूबे हमारे जो है क्या कहते हैं तमाम जो बहरिया में इस वक्त अगर हम लिबर्टी की बात करें जो हम देने जा रहे हैं वो मिडवे कमर्शियल वगैरह हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ के साथ हैं कि कमर्शियल जो बहरिया का पूरा आबाद कमर्शियल है जो कि ऑपरेशनल है आज उसके बिल्कुल करीब है। तो आपको हर चीज़ वहाँ पर आराम से मिल जाती है, कोई परेशानी का बायस नहीं बनता। ठीक हो गया। तो ये ज़्यादातर जो अपार्टमेंट्स वगैरह कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वहीं पे इसी एरिया में ही बने हुए हैं क्या कि पूरे बहरिया टाउन में फैले हुए हैं? नहीं, बहरिया जो है क्या कहते हैं एक स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा है। पहले इन्होंने जो शुरू के प्रीसिंक्ट्स थे जैसे हम लोग यहाँ पे अपना ब्लॉक वगैरह का वर्ड यूज़ करते हैं तो बहरिया में प्रीसिंक्ट एक टर्मिनोलॉजी है इनकी वो यूज़ की जाती है। तो बहरिया ने पहले जो शुरू के 3 प्रीसिंक्ट्स थे उनमें कायद कमर्शियल के नाम से दिए जिसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट है। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 4, 5, 6, 7 और 8 प्रीसिंक्ट इवन के 10 तक जो है क्या कहते हैं लिबर्टी कमर्शियल फिर इन्होंने लॉन्च किए 2 से 3 साल के अरसे में, जहाँ पर अब जो है क्या कहते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट सारे बन रहे हैं। लिबर्टी 1 पे यकीनन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिलीवर के ऊपर आ चुके हैं प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे अभी तक किसी ने पोजेशन भी दिया है या सब सारे कंस्ट्रक्शन में ही है? प्राइवेट बिल्डर के जो प्रोजेक्ट्स हैं लिबर्टी कमर्शियल पर अब वो पोजेशन के बिल्कुल करीब हैं। अच्छा, करीब हैं जी। अच्छा, तो आने वाले मतलब कुछ अरसे बाद सारे इकट्ठे ही पोजेशन पे आ रहे होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। 2 से 3 महीने के वक्फे के बाद जो है पोजेशन एक एक करके जो है क्या कहते हैं तमाम बिल्डर्स देना स्टार्ट कर देंगे। और जो अभी नए स्टार्ट कर रहे हैं यकीनन हम लोगों को एक 3 साल के मंसूबे के ऊपर ये काम कर रहे हैं जिसमें आसान किस्तों के ऊपर लोगों को दे रहे हैं। तो हम लोग अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे। तो जिस तरह आपका प्रोजेक्ट है जो आपने कहा कि वो शुरू हो चुका है वो भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें ट्रेडिंग वगैरह हो रही है या मतलब अभी तक जो ओरिजिनल जो बायर था सिर्फ वही बायर है? नहीं, ओरिजिनल बायर तो देखें उस हमारे साल हो चुका है उस प्रोजेक्ट को। अच्छा, ठीक है। ओरिजिनल बायर तो जो क्या कहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए चीज़ बुक कराई है। ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ है वो बिल्कुल मुनफरिद चीज़ हमने बहरिया में अनाउंस की थी। जिस वक्त बहरिया में सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारा पहला प्रोजेक्ट था जिसने सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था बहरिया। सेमी फर्निश्ड में क्या क्या होता है? सेमी फर्निश्ड में हम लोग जो है लोगों को देखें बहरिया बहुत दूर है, हम इसमें फ्लोरिंग पूरी करके दे रहे हैं, फॉल सीलिंग पूरी करके दे रहे हैं, इसके अलावा लाइट्स, फैन, इवन के डीसी इन्वर्टर्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं तमाम बेडरूम्स में। और किचन जो है क्या कहते हैं वो इटालियन तर्ज कीमत पर पूरा बना कर लोगों को देंगे। ठीक है, ठीक है, ताकि लोग सिर्फ चाबी लें हमसे और अपनी रिहाइश स्टार्ट करें। ज़बरदस्त। तो जब आपने शुरू किया था जी उस वक्त क्या यहाँ पे रेट्स थे जब आपने सेल किया है और आज वहाँ पे क्या रेट्स हैं? जिस वक्त हमने बेचा था उस वक्त एवेन्यू 1 के ऊपर गालिबन 9,000 स्क्वायर फीट का रेट था। ठीक है। लेकिन आज एवेन्यू 1 के ऊपर तकरीबन जो है क्या कहते हैं 11 से 12,000 रुपये का रेट है एक साल में। एक साल में, क्योंकि आप एक साल में अगर अपनी कंस्ट्रक्शन को देखें तो जो आपकी कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है। आपके मेजरली अगर हम 2 चीज़ों की बात करें तो सरिये और सीमेंट, स्टील और सीमेंट जो है ये यकीनन आपकी काफ़ी हद तक ऊपर जा चुकी हुई है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच जनाब हारून रशीद साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपसे हमने बड़ी मुफीद मालूमात जो हैं वो हासिल की और आप दोस्त जो हैं वो इनसे मुलाकात भी कर सकेंगे तामीर एक्सपो में जो 24, 25 और 26 जून को कराची एक्सपो सेंटर में हो रहा है। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक नहायत ही खूबसूरत मौजू पे हमने बात करनी है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां हम एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। कभी कभी एक फैसला वो हमारी ज़िंदगी बदल देता है, और इसी तरह कभी कभी एक अच्छी बात जो है वो हमारी ज़िंदगी की पूरी डायरेक्शन बदल देती है। वो अच्छी बात किसी से सुनी भी हो सकती है और किसी ने हमें बताई भी हो सकती है, हमने पढ़ी भी हो सकती है। कभी भी उस बात से आपका सामना हो जाए, उस जुमले से आपका सामना हो जाए, तो आपका पूरा नज़रिया बदल सकता है। तो हमें हमेशा किसी भी चीज़ का अच्छा पहलू जो है उसको देखना चाहिए, और मतलब जो सही बात है जिससे कोई मोटिवेट हो, कोई किसी के अंदर काम करने की जो एक एनर्जी है वो पैदा हो। बहुत सारे लोग जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बड़े काबिल लोग होते हैं, मगर किसी न किसी एक हादसे की वजह से या सिर्फ सोच के एक जाविये की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को मतलब ज़ाया कर रहे होते हैं। वो उसका वो फ़ायदा जो जितने वो प्रोडक्टिव इंसान हो सकते हैं, और वो नहीं है। किस वजह से? क्योंकि उनमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग की ज़रूरत, मोटिवेशन की ज़रूरत। आज तक उन्हें किसी ने मोटिवेट किया ही नहीं। हम हर चीज़ का ये हमारा एक बड़ा जनरल सा एक इशू है कि हम हर चीज़ का जो मनफी पहलू है उसको सबसे पहले देख रहे होते हैं। ऐसा हमें ऐसी सोच क्रिएट भी नहीं करनी चाहिए। आज हम कुछ इसी हवाले से अपने एक मेहमान से बात करेंगे। मेरे साथ जो एक मेहमान मौजूद हैं, ये अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद और नहायत ही एक बेहतरीन काम जो है वो इस सोसाइटी के लिए कर रही हैं। ये लोगों का इलाज करती हैं, और इस तरीका इलाज का नाम है मोटिवेशन थेरेपी। ये क्या है, आइए जानते हैं फातिमा नईम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? Thank you so much for having me. I welcome. love the set. I love the energy. I love the colors that you have, and I love the way you're actually conducting such an amazing morning show थैंक यू सो मच। for today's society to actually create awareness. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो- आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है हमारे इस शो के लिए। Thank you. और ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मोटिवेशन थेरेपी है, ये क्या होती है? ये भी क्या वो दूसरी थेरेपीज की तरह ये अलग है कुछ? एक्चुअली देखिए, मैं अगर आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो कई ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिल में रहती हैं। कुछ ऐसे हादसात होते हैं, कुछ ऐसी हमारी शिकायतें होती हैं जो कुछ लोगों से होती हैं हमें, लेकिन हम उन्हें अपने दिल में दबा के और बस चल रहे होते हैं वेट कैरी कर रहे थे कि ज़िंदगी बस चल रही है, हम उसके साथ साथ जा रहे हैं, एक रट में चल रहे हैं, एक साइकिल है जो कि इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल। तो उन चीज़ों पे अगर हम काम नहीं करते और उन चीज़ों को अगर हम ख़त्म नहीं करते, एड्रेस नहीं करते, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। वो डेली लाइफ में हमारी डेली एक्टिविटीज़ को, हमारे बिहेवियर को, हमारे चीज़ों को देखने के नज़रिए को इफ़ेक्ट करती हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो इसके थ्रू से आई थिंक मोटिवेशनल थेरेपी के थ्रू से पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज समथिंग वेरी स्मॉल। ओके। एक बहुत ही छोटा सा सेटअप था, इनफैक्ट मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, बट आई जस्ट हैड अ विजन कि मुझे किसी तरीके से लोगों को रियलाइज़ कराना है कि मेंटल इश्यूज़ आर वेरी रियल। डिप्रेशन इज़ रियल, एंग्जाइटी इज़ रियल, लोनलीनेस इज़ रियल, सैडनेस इज़ रियल, और इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। नॉट फॉर समवन एल्स बट फॉर योर सेल्फ। तो इसके अंदर क्या होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी कैन ऑल्सो ट्राई इट इफ़ यू वांट। इसमें होता ये है कि देर आर सर्टेन टेक्निक्स, कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिनको मैं कस्टमाइज़ करती हूँ लोगों के हिसाब से, और हम मेडिटेशन करते हैं, थेरेप्यूटिक आर्ट करते हैं, जिसको आप पेंटिंग कह सकते हैं एक तरह से। ओके। मेडिटेशन जैसे कि योगा होता है, अच्छा, ओके। उस तरह से, बट आई कैन एक्चुअली टेक यू बैक इनटू योर माइंड टू द प्लेस वेयर यू एक्चुअली गॉट हर्ट,
यू विल नॉट टेल मी, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर यू आर गोइंग, हु यू आर टॉकिंग टू इन योर माइंड, बट वी विल जस्ट गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस एंड यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. यू आर एक्चुअली गोइंग टू फेस दैट इन योर माइंड, और आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगे थ्रू दिस टेक्निक. और ऐसा होता है? ऐसा होता है फ़हीम. पीपल एक्चुअली दे स्माइल, they cry, they express themselves through meditating. It's beautiful. Very nice. अच्छा, ये हमें एक जनरली चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, लोग परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, किसी को लाइक खुद से ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इस कदर नाखुश कि भैया मेरे साथ जो हो चुका है ये बहुत ज्यादती हुई, आज तक किसी के साथ शायद इतनी ज्यादती नहीं हुई. मतलब आप गिर गए, घुटने पे चोट लग गई है सुबह सुबह, तो आप कह रहे हैं कि बस मेरी तो बस मेरा पूरा दिन ही अब ऐसा गुजरेगा, एवरीथिंग इज बैड. तो ठीक है, उसके लिए वो जो सोच रहा है वो उस वक्त शायद उतने ही बड़े एक गम में होगा, बट ओवरऑल जो जिस तकलीफ से वो इंसान गुजर रहा है, लोगों की तकलीफ को देखते हुए उसकी कोई हैसियत नहीं है जी, है ना. तो हमें तो उसको उसकी जो उसके लिए जो इतनी बड़ी तकलीफ है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसे क्या करना चाहिए इस आपकी मोटिवेशन थेरेपी के ज़रिए? देखें, इसमें एक चीज़ आती है जो कि बहुत ज़रूरी है सबके लिए, फॉर मेन एज वेल. उसे हम कहते हैं सेल्फ लव. अपने आप से प्यार करना. बिल्कुल ठीक है. अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप को एक सर्टेन लाइट में देखना. तो आईने के सामने खड़े रहना, वो वाली मोहब्बत. इतना ज़्यादा भी ना आप खड़े हो. ठीक है, बट द थिंग इज के मैनकाइंड वाज एक्चुअली मेड फॉर, आई थिंक ओनली 2 वेरी ह्यूज रीजंस. एक तो ये है कि आप अल्लाह ताला को समझें, और उसके साथ साथ आप अपने आप को, अपने पर्पस को, अपने मकसद को समझें कि आप क्यों हैं, व्हाई वी वर बोर्न. अब सेल्फ लव इसमें कहाँ से आता है? अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करती तो मेरी एनर्जी कुछ डाउन, कुछ लो ही रहेगी. मेरे साथ कोई छोटी सी चीज़ हो जाएगी और मैं कहूँगी कि मेरे साथ तो यही होता है. बट इफ़ आई एम सिटिंग समवेयर, ठीक है, इफ़ for example if I walk into a place and I have a certain एक एनर्जी होती है ना एक इंसान की. कई लोग होते हैं जो एक जगह में वॉक इन करते हैं और आप उनको देख के बता सकते हैं कि उन्हें अपने अंदर यकीन है, उन्हें पता है कि वो कुछ कर सकते हैं. तो ये चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती. आप रोज़ सुबह उठें, एक चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस, वो आप कर सकते हैं. कोई भी 3 ऐसी अच्छी बातें जो आपको अपने बारे में पसंद हैं, आप उनको अपने आप से दोहराएं. आपकी माइंड एक्चुअली उन चीज़ों को बिलीव करना शुरू हो जाएगी. दैट्स जस्ट हाउ अल्लाह ताला हैज़ मेड आवर माइंड. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हम सब ने कुछ ना कुछ स्टोर किया हुआ है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जिसको हम फेस नहीं करते. बट उन चीज़ों को फेस करना, अपने आप से फिर भी प्यार करना, अपने आप को चांस देना. अपने आप को नहीं समझेंगे तो लोगों को कैसे समझेंगे? अच्छा, आपने अभी जिक्र किया उन लोगों का कि जिनको अपने ऊपर यकीन है कि वो कुछ कर सकते हैं, है ना. तो क्या ये वाली जो हालत है ये किसी में पैदा की जा सकती है, या ये मतलब एक इंसान अपने साथ ही एक ऐसी तबीयत और ऐसी एक सोच, ऐसी हिम्मत लेके चल रहा होता है? ये बिल्कुल पैदा की जा सकती है. इट्स ऑल अबाउट द विल दैट यू हैव. जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कि उनका जो वाक़या है, जो इनफैक्ट नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट सबको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा समंदर था, किसी को तैरना नहीं आता था. बराबर में उनके जितने भी लोग थे, नोबडी बिलीव्ड इन हिम. सब कह रहे थे कि कहाँ आप हमें ले आए हो, हम ये पार नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, कोई इक्विपमेंट, कोई कश्ती, बोट, कुछ भी नहीं है हमारे पास. ठीक है, सामने आपके समंदर है, बराबर में लोग जो हैं वो, उनको आपके ऊपर यकीन नहीं है, वो आपका इनफैक्ट मजाक उड़ा रहे हैं. इफ़ यू वॉच द मूवी, ये आपका अल्लाह कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है. पीछे आपके फ़िरौन है,
द फैरो इज़ देयर, वो आपसे ज़्यादा अमीर है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपसे ज़्यादा कई चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा डीपली सोचें तो उस मोमेंट के अंदर हज़रत मूसा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास ये यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे इस चीज़ से निकालेगा। तो उसी तरीके से समटाइम्स आपकी ज़िंदगी में भी शायद एक मसलों का, मसले मसाइल, दुख दर्द का एक समंदर होता है आपके सामने और आपने उसे पार करना है। तो अगर आपने उसे पार करना है तो आपको उस विल की ज़रूरत होगी। आप अपने अंदर यकीन रखेंगे, अपने बनाने वाले के अंदर यकीन रखेंगे, आप डेफिनेटली उसे पार कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। आपके माइंड में इतनी ताकत है। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ सोचूं आपके बारे में, कुछ अच्छी एनर्जी रखूं, आप ऑटोमेटिकली महसूस कर लेंगे। अक्सर कभी होता होगा ना, आप कहीं जाते हैं तो लोग महसूस करते होंगे आपकी एनर्जी को कि फ़हीम एक्चुअली बिलीव्स इन हिमसेल्फ, उन्हें यकीन है अपने अंदर। ऐसे लोग भी होते हैं क्या जिनको मतलब सैड रहना या दुखी रहना जो है वो पसंद होता है? ऐसे लोग होते नहीं हैं फ़हीम, ऐसे लोग हमने बना दिए हैं। अच्छा, एग्जिस्ट करते हैं। हम कहीं जाते हैं, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं जाती हूँ और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, किसी वजह से मेरी शादी नहीं हुई, मेरी डिवोर्स हो गई, या मैं सिंगल हूँ, या मेरा मिस कैरेज हुआ है, बेबी नहीं है, या लेट्स सपोज अगर मैं लड़का हूँ, अगर मैं एक आदमी हूँ और मैं कहीं जाती हूँ, तो जैसे लड़कियों से हम पूछते हैं कि 20 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने हम पूछ रहे हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ फातिमा, हमें ना एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से वापस आते हैं तो हम इसी यहीं से बात को जो है कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम मोटिवेशन थेरेपी के हवाले से बात कर रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं फ़ातिमा नईम साहिबा। फ़ातिमा नईम, आप वक्त से पहले उन लोगों के बारे में बता रही थी जो मतलब जिनको ये लगता है कि उनका दर्द इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है और जिस मुश्किल में वो इस वक्त घिरे हुए हैं, शायद ही इस पूरी दुनिया में कोई और भी इंसान हो। सारे मसले मसाइल उन्हीं के साथ सिर्फ उन्हीं के साथ हैं। तो ऐसी, हम उनको बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, वो उन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो ऐसे वक्त से गुजरे हैं कि अब वो इस स्टेज पे आके खड़े हो गए। क्या यहाँ भी कोई इलाज, यहाँ से कोई इलाज का रास्ता है और ये लोग जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं? प्लीज़। देखिए, आई थिंक कोई भी इतना कमज़ोर या इतना सैड, अफसरदा, डिप्रेस्ड, तकलीफ़ में पैदा नहीं होता। हम सब ने एज अ सोसाइटी लोगों को ऐसा बना दिया है। इसमें हम सबका हाथ है। जैसे आप एक मर्द हैं तो अगर वही बात है कि अगर मैं एक महफ़िल में जाती हूँ, कई सारे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, बट मेरा पहला सवाल ही आपसे ये होगा कि आप कितना कमाते हैं। मैं उसी चीज़ पे आपको जज करूँगी और मेरी वही जजमेंट रहेगी आपके बारे में जो कि गलत है। इसी तरह अगर कोई लड़की है जिनकी शादी नहीं हुई हुई, मैं उनसे ये पूछूंगी कि आप शादी क्यों नहीं हुई, आपकी शादी क्यों नहीं हुई। एग्जैक्टली। कोई कपल है जिनका मिस कैरेज हुआ है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती हैं ये चीज़ें, आपको नहीं पता कोई किस चीज़ से गुजर रहा है, किसी की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, क्या दर्द है, वो अपनी ज़िंदगी के किस स्टेज पे मौजूद हैं और आप 10 लोगों के बीच में जाके उन्हें तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अगर आप आई थिंक किसी का भला चाहते हैं, कोई आपसे मतलब कि आपको कोई अजीज़ है, तो आप अकेले में भी ये बातें प्यार से कर सकते हैं। ना कि आप इस तरह के सवाल करें, आप एक
किसी की नई नई शादी होती है और कोई रेडी नहीं है, कोई तैयार नहीं है एक बच्चे के लिए, तो उस जोड़े के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो प्रेशर करते हैं कि बच्चा कर लो, पड़ोसियों का बच्चा है तो मैं बच्चा कर लूँ, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं तो मैं बच्चे कर लूँ। आपका ख़ुद का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, लेकिन आपने लोगों की वजह से एक बच्चा पैदा कर लिया। आप एक इंसान को दुनिया में ले आए अपनी ख्वाहिशात की वजह से, लेकिन क्या आप उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं? क्या आप उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहाँ वो किसी डर के बगैर बड़ा हो? बच्चे देखें, बच्चे नोटिस करते हैं, बच्चे चीज़ें देखते हैं। मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, लेकिन मुझे याद है मेरे माँ बाप का जो रिश्ता है, बचपन की सारी बातें मुझे याद हैं कि मैंने अपने माँ बाप को किस तरीके से एक दूसरे के साथ डील करते हुए, बिहेव करते हुए देखा, और आज तक वो बातें मेरे जहन में हैं। तो हमारी शख्सियत पे वो बचपन में जो माँ बाप का जो ताल्लुक़ होता है वो भी असर रखता है? बिल्कुल असर रखता है। देखें, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हमारी नर्व्स, हमारा ब्रेन, हमारे हर चीज़ को कंट्रोल करता है, उसके 2 टाइप्स होते हैं हर इंसान के अंदर। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कोशिश करूँगी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, PNS, वो उस स्टेट में काम करता है जब हम रिलैक्स्ड हैं। ओके। जैसे इस वक्त जो है मेरा PNS एक्टिव होगा, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे स्टेट में मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द लड़ाई हो रही है, फ़ाइट या फ्लाइट मोड जिसको कहते हैं, कि मुझे भागना पड़ जाए, मुझे लड़ना पड़ जाए, कोई मुझे कुछ मार देगा, कुछ हो जाएगा, मेरे घर का माहौल ऐसा है, तो मेरा SNS यानी कि मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। अब जब मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो जाहिर है अगर मुझे भागना पड़ेगा तो मेरी मसल्स को खून की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो जितना भी वो खून है जिसने एक बच्चे के ब्रेन तक पहुंचना था, वो उसके ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, वो उसके हार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा खून उसकी मसल्स में आ चुका है और वो 24/7 उसकी मसल्स में है। उसी तरह उसका जो लिवर है, बहुत ज़्यादा साइंस हो गई, वो ग्लूकोज बनाता रहेगा फॉर एनर्जी। तो मैंने सारी ज़िंदगी एक बच्चे को उस हालत में रखा है कि हर वक्त वो फाइट या फ्लाइट मोड में है। उसको पता ही नहीं है कि एक रिलैक्स्ड स्टेट होती क्या है। उसने अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को एक दूसरे के साथ बहुत बुरा रवैया करते हुए देखा है। ना मैंने बच्चे को एक्सेप्ट किया है, ना मैंने बच्चे को कबूल किया है, ना मैंने उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है। अब वो सारी ज़िंदगी वही सिस्टम उसका एक्टिव रहेगा जब तक वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो एक किस्म की मतलब एक सोच है जो हम बच्चे के जहन में ज़िंदगी भर के लिए डाल देते हैं अपने ताल्लुक़ की वजह से, ठीक है। मगर हमारे जहनों में सिर्फ यही कुछ इश्यूज़ नहीं है ऑनेस्टली। मतलब हमारी नौजवान नस्ल जो है जिनके बड़े मिलते जुलते से सबके मसाइल हैं। बिल्कुल, सबके दिल टूटे हुए हैं, सबके दिल टूटे, ठीक है। इश्क में उन्हें नाकामी का सामना है, दीवारों पर भी बहुत सारे हल लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, पता नहीं कुछ लोग वहाँ भी जाते होंगे। तो मतलब हर एक का दिल टूटा हुआ है। वो इर्द गिर्द हम देखते हैं कि वो ब्रेकअप हो गया, मंगनी टूट गई, या कुछ ऐसी बात हो गई, वो इस कदर डिप्रेशन में है वो। और मतलब ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सब कुछ इन वजूहात से जो गैर शादीशुदा लोग हैं वो इकट्ठे करके अपने लिए बैठे होते हैं। और कुछ लोग जो शादीशुदा हैं वो क्योंकि उनके पास पार्टनर है, उनके पास लड़ने के लिए एक इंसान है, इस वजह से वो डिप्रेशन लेके बैठे होते हैं। तो कोई ना कोई वे आउट चाहिए कि जो उनकी जो असल स्ट्रेंथ है वो सामने आ सके। वो ज़िंदगी में बड़े प्रोडक्टिव इंसान होना था उन लोगों को, वो आपस में अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहे हैं खुद को। देखें, आप इस तरह से देखें, अगर मेरे पास इस वक्त 2 बॉटल्स या 2 कंटेनर्स मौजूद हैं, एक के अंदर लेट से एक के अंदर पानी है और दूसरी जो बॉटल है वो खाली है। जिस बॉटल के अंदर पानी है, मैं अगर उससे कुछ पोर करना चाहूँ
तो मेरा कप जो होगा, मेरा ग्लास जो होगा, इट विल बी फुल, भर जाएगा। सही है। ठीक है। उसी तरीके से जो खाली बॉटल है, मैं कुछ भी कर लूँ उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। कुछ नहीं निकलने वाला। तो इंसानों को भी अगर हम इस तरीके से देखें, तो अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने आप से मोहब्बत करता होगा, जो अपने आप को समझता होगा, समवन हु इज़ होल इन देमसेल्व्स, तो वो आपको कई ज़्यादा प्यार देगा। जो इंसान खुद खाली है, एम्प्टी है, लाइक एन एम्प्टी बॉटल, उसने आपको क्या देना है? देखिए, डिप्रेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट ज़रूर होता है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, आपको कैसे पता आप अपने आप से प्यार करते हैं? आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार बनाते हैं अपने अराउंड। ये अपने आप को प्यार करना क्या होता है? देखिए, ये हम फातिमा से पूछेंगे कि अपने आप को कैसे प्यार करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं फ़ातिमा नईम साहिबा, और इनसे हम बात कर रहे हैं आज मोटिवेशन थेरेपी के हवाले से। तो फ़ातिमा, वक्फे से पहले आप हमें बता रही थी कि अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए हमें। ये अपने आप से मोहब्बत करने का कोई ऐसा टोटका ही बता दें, कोई टेलीविज़न पे टोटके ज़्यादा लोग सुनते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक नॉर्मल सी फैमिली जो थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे बात की, मुझे बताया कि उनका बेटा है जो कि 33 इयर्स के हैं और उनको कुछ डिप्रेशन और इन सब चीज़ों का मसले मसाइल हैं, और वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं, बहुत मसला है, बात नहीं सुनते, बात नहीं करते, हार्श हैं, सारे दुनिया के मसले मसाइल उन्हीं के अंदर हैं। तो आप कुछ ट्राई करें। तो मैं एक्चुअली ख़ुद भी बहुत घबराई हुई थी, बट मैंने कहा कि ठीक है, मैं फ़ोन पे बात करके देखती हूँ। हमारी कुछ आई थिंक अराउंड 1 घंटे की शायद गुफ्तगू हुई होगी। पहले तो वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो एक टैबू है कि मैं आदमी हूँ, तो मैं तो ना रो सकता हूँ ना मैं बात कर सकता हूँ। बचपन से वही चीज़ हमने सिखाई हुई है कि आदमी हर्ट नहीं होते, उन्हें दर्द नहीं होता। होता है। Okay. ठीक है। तो खैर वो 1 घंटे की जो हमारी गुफ्तगू हुई, वो मेरे दिल से बहुत करीब है, बिकॉज़ उस 1 घंटे में उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया कि ये जो भी चीज़ थी, जो उनका दर्द था, वो बचपन में कहीं शुरू हुआ। वो पेंटर बनना चाहते थे, और उनकी फैमिली ने, उनके ख़ानदान ने, उनके माँ बाप ने अपने दूसरे बच्चों को देख के ये कहा कि नहीं, लड़के पेंटर नहीं बनते। उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनका ये टैलेंट था, उनकी काफ़ी अचीवमेंट्स भी हैं इस फील्ड में, लेकिन 10 साल पहले, 10 साल बहुत वक्त होता है फ़हीम, बहुत टाइम होता है। 10 साल पहले उन्होंने अपना सारा सामान पैक करके रख दिया, फेंक दिया। 10 साल से उन्होंने ब्रश या पेंसिल कुछ भी नहीं उठाया था। अब ये 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन है मेरी एक ऐसे इंसान के साथ जो मुझे नहीं जानते, ना मैं उन्हें जानती थी। खैर, जब हमारी गुफ्तगू मतलब एक एंड हो रही थी बात, तो मैंने उनसे बहुत घबरा के पूछा कि अगर आप माइंड ना करें, क्या आप मेरे लिए कुछ पेंट करना चाहेंगे, कुछ मुझे आप भेज सकें, जो हमारी बात हुई है उसके बारे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी, मैं आपको कुछ ना कुछ पेंट करके ज़रूर दूंगा। खैर, रात गई बात गई, मैं भूल गई इस पूरी बात को। कुछ दिनों के बाद उनका एक्चुअली मुझे मैसेज आया कि मैंने आपके लिए कुछ पेंट किया है, हमारी गुफ्तगू के बारे में, मैं आपको भेजना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत प्यार से, एक बहुत डिफ़िकल्ट इंसान ने, एक बहुत मुश्किल इंसान ने बहुत प्यार से उस चीज़ को रैप करके भेजा। एक कॉन्वर्सेशन के बाद 10 साल के बाद उन्होंने अपने पैशन को दोबारा परसू किया और पेंट ब्रश किया, उठाए, कलर्स उठाए, पेंट किया उन्होंने। एक्चुअली मैं किस तरह दिखा सकती हूँ? बिल्कुल जैसे आप, हाँ, ऐसे सीधा। तो आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने अपने आप को या दुनिया को बनाया है। हाँ, ये इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं ताकि नाजरीन भी जरा। अच्छा, ओके, इन्होंने अपने आप को, जी, ये आप देख सकते हैं जो इस साइड पे है ना, हाँ, ये दुनिया है, ये वो खुद है, दुनिया है, अच्छा, दिमागी हालात हैं, हाँ। और उसके साथ उन्होंने एक ऐसा इंसान बनाया है जिसने कुछ मिनट उनसे अच्छे तरीके से बात कर ली,
और उन्होंने एक्चुअली मुझे पर लगा दिया, आप देख सकते हैं इसमें हाँ, यस, कि एक बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ उन्होंने बनाई है। आई एम श्योर ये कोई आर्टिस्ट वाओ, समझ सकता होगा। और ये 10 साल के बाद किसी ने पेंट करके मुझे भेजा है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत कुछ है जो मुझे पूछना है, मगर वक्त जी। इजाज़त नहीं दे रहा। इसी बिल्कुल। तरह ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ करना होता है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा होता हमें। मुझे ये बताइए कि आपके पास मोस्टली किस किस्म के इश्यूज़ लेके लोग आते हैं, मतलब वो क्या क्या इश्यूज़ होते हैं? आपका जो भी इशू है आप प्लीज़ मेरे पास ले आएं। मेरी सैलरी कम है। आप मुझे ना पे करें, इट्स टोटली फाइन। अच्छा, पे ना इट्स करें, टोटली फाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीथिंग दैट यू नीड, आपको बात करनी है, आप मेरे पास आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, कोई मसले मसाइल हैं, कोई शर्म है किसी बात की, सफ़र ना करें। एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है ओके, जहां आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नाम से है वो? फातिमा के नाम से ही है, FATYMA.NM, .nm। FATYMA.NM। ठीक है, तो इस पे कांटेक्ट करके आपसे हाँ, तो अपॉइंटमेंट ऐसी लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, बस सफ़र ना करें, अपने आप को ज़बरदस्त। तकलीफ ना दें। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फातिमा, आप तशरीफ़ you. लाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगी, इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों के जो सवालात हैं वो भी हम फातिमा से डिस्कस करें। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।